50,000 साल पहले स्पेन के समुद्री तटों पर जहां समुद्री जीव चैन से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, वहीं अचानक उनकी टेरिटरी में किसी दूसरे जीव का आगाज हुआ। ये जीव ऊंची पहाड़ियों से पानी में कूदते थे और समुद्र तल से शेल्स इकट्ठा करके वापस जमीन की तरफ लौट जाते थे। समुद्री जीव भी जानना चाहते थे कि आखिर ये जीव कौन थे, कहां से आए थे और ये आखिर क्या चाहते थे। जब समुद्री जीवों ने इन सभी सवालों को तलाशना चाहा, तो जवाब में उन्होंने पाया कि ये जीव थे निएंडरथॉल्स। निएंडरथॉल्स आज के इंसानों से अलग जरूर दिखते थे, लेकिन आधुनिक मनुष्यों के साथ कई हजारों सालों तक अस्तित्व में रहे। साक्ष्य बताते हैं कि कई बार होमो सेपियंस और निएंडरथॉल्स आमने सामने भी आए और दिलचस्प बात थी कि इन दोनों प्रजातियों में रिप्रोडक्शन भी हुआ, जिसके बाद होमो सेपियंस ने अपना असल रूप दिखाया और निएंडरथॉल्स को मारकर खा भी लिया। ये बात जितनी अटपटी लगती है, इसके पीछे की हकीकत उतनी ही दिलचस्प है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि निएंडरथॉल्स और आधुनिक इंसान के बीच असल में हजारों साल पहले क्या हुआ। क्या सच में ये दोनों प्रजाति एक क्लोज बॉन्ड शेयर कर पाई? इन दोनों के बीच क्या सच में प्रजनन हुआ या ये केवल एक दूसरे के दुश्मन बनकर रह गए? तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। इतिहास में झांक कर देखें तो निएंडरथॉल्स पुराने समय में मौजूद इंसानों के ग्रुप के ही सदस्य थे, जो कम से कम 2 लाख साल पहले धरती पर पनपे और लगभग 30,000 साल पहले विलुप्त हो गए। इन्हें रिप्लेस करने का काम होमो सेपियंस ने किया। आधुनिक रिसर्च बताती है कि आज मौजूद सभी लोगों में निएंडरथॉल्स के डीएनए का कुछ हिस्सा जरूर है। मूवीज और कार्टून्स में आज भी निएंडरथॉल्स को होमो सेपियंस से हटकर दिखाया जाता है, लेकिन सच ये है कि दोनों ग्रुप में ज्यादा कोई अंतर नहीं था। हालांकि निएंडरथॉल्स की हड्डियां आज के इंसानों से ज्यादा मोटी थीं और वो थोड़े नाटे कद के थे, लेकिन इन दोनों प्रजातियों का शारीरिक ढांचा बिल्कुल एक जैसा था और ये एक दूसरे के लिए कॉम्पिटेबल भी थे। विज्ञान बताता है कि होमो सेपियंस और निएंडरथॉल्स के बीच इतनी कंपैटिबिलिटी थी कि आज के लगभग 4% इंसानों के जेनेटिक्स निएंडरथॉल्स से मिलते जुलते हैं। हालांकि 30,000 साल पहले निएंडरथॉल्स धरती से हमेशा के लिए गायब जरूर हो गए, लेकिन साक्ष्य बताते हैं कि उनका कुछ अंश अब भी हमें होमो सेपियंस में देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुराने इतिहास काल में ये दोनों प्रजातियां साथ रहती थीं। इनमें काफी करीबी संबंध थे और इसी संबंध के चलते इन्होंने आपस में रिप्रोड्यूस भी किया था। जहां एक तरफ इन दोनों ग्रुप में प्रजनन हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ इन दोनों समूहों में लड़ाई भी जारी थी। प्राचीन समय में इन दोनों ग्रुप का कब्जा मिडिल ईस्ट और यूरोप पर था। यही वजह है कि इन दोनों का डीएनए एक दूसरे से मेल खाता है। विज्ञान बताता है कि आधुनिक इंसान और निएंडरथॉल्स का डीएनए लगभग 99.7% एक जैसा था। इसलिए कहा जा सकता है कि जेनेटिकली ये प्रजाति भी हमारे करीबी पूर्वज थे, जिन्हें होमो सेपियंस ने रिप्लेस किया था। रिसर्च बताती है कि उस समय निएंडरथॉल्स और होमो सेपियंस के बीच भारी मात्रा में प्रजनन हो रहा था और ये केवल एक ही क्षेत्र तक सीमित नहीं थे, बल्कि अलग अलग जगहों पर निएंडरथॉल्स और होमो सेपियंस साथ रहते आ रहे थे और यही वजह रही कि आधुनिक इंसानों में निएंडरथॉल्स का डीएनए बढ़ता चला गया। आंकड़ों की माने तो इन दोनों समूहों में मेलजोल की प्रक्रिया 1 लाख साल पहले हुई, जब होमो सेपियंस के समूह ने अफ्रीका को छोड़कर दूसरे स्थानों की ओर माइग्रेट होना शुरू किया। शुरुआत में प्रवास करने वाले होमो सेपियंस का आंकड़ा कम था, लेकिन 60,000 साल पहले धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती चली गई। यूरोप की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहले इनकी मुलाकात निएंडरथॉल्स से हुई, जहां वे पहले से ही भारी संख्या में मौजूद थे। हालांकि इन दो ग्रुप में टक्कर और विवाद काफी ज्यादा था, लेकिन कई जगहों पर इनमें मीटिंग भी हुई। शायद इसी मीटिंग ने होमो सेपियंस की आने वाली पीढ़ी की नींव भी रखी। आने वाले समय में होमो सेपियंस अपनी संख्या बढ़ाते चले गए। एक जगह पर रुकने की बजाय वो कोने कोने में फैल गए। कई बार अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए उन्होंने होमिनिड स्पीशीज के साथ भी इंटरब्रीड किया और इसीलिए आज के इंसानों का एक ग्रुप ऐसा भी मिलता है जिनमें निएंडरथॉल्स का डीएनए नहीं पाया जाता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सब सहारा अफ्रीका में पाए जाने वाले लोगों के बारे में, जिनके पूर्वज कभी अफ्रीका से बाहर ही नहीं गए। वो कभी निएंडरथॉल से नहीं मिले, ना ही उन्हें इस ग्रुप के साथ प्रजनन करने का मौका मिला। लेकिन अफ्रीका से बाहर ये दो समूह एक दूसरे से मिक्स होना शुरू हो चुके थे। 2010 तक वैज्ञानिक मानते थे कि होमो और निएंडरथॉल 60,000 साल पहले ही एक दूसरे से मिले, लेकिन ये सोच तब गलत साबित हुई जब वैज्ञानिकों को जर्मनी के होमो सेपियंस में 1 लाख साल
साल पुराना निएंडरथॉल्स का डीएनए मिला। साल 2017 में ये बात सामने आई कि 2,20,000 साल पहले अफ्रीका की एक लड़की ने निएंडरथॉल से संबंध बनाए, जिससे आने वाले निएंडरथॉल्स की पीढ़ी में पहले ही होमो सेपियंस का एम्प्टी डीएनए फैल गया। इसके बाद आने वाले सालों में इन दोनों प्रजातियों में काफी रफ्तार से नजदीकियां बढ़ी। शायद ये इसलिए भी हुआ क्योंकि दूसरी स्पीशीज को जानने की उत्सुकता ने इन्हें एक दूसरे की तरफ खींचा। आपस में प्रजनन करना इन्हें भले ही बेहद दिलचस्प लगा, लेकिन इंटरब्रीडिंग का ये सिलसिला निएंडरथॉल्स के अंत का कारण बना। दरअसल विज्ञान मानता है कि निएंडरथॉल का क्रोमोसोम होमो सेपियंस के साथ मिलने की क्षमता नहीं रखता था, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये होमो सेपियंस में मिक्स होते चले गए। इनका खुद का अस्तित्व खोता चला गया। जिन क्षेत्रों पर कभी निएंडरथॉल का कब्जा हुआ करता था, वहां धीरे धीरे होमो सेपियंस ने बसना शुरू कर दिया। यूरोप और एशिया खास रूप से निएंडरथॉल का घर थे, लेकिन अफ्रीका को छोड़कर होमो सेपियंस वहां भी गए और ऐसे में इन दो गुटों में दुश्मनी भी बढ़ गई। लगभग 1 लाख साल तक ये दोनों प्रजातियां एक दूसरे से लड़ती रहीं। बायोलॉजिस्ट बताते हैं कि हालांकि कई क्षेत्रों में इन दोनों ग्रुप के बीच जरूर प्यार रहा, लेकिन रिसर्च में हमें इन दोनों समूह की एक और साइड देखने को मिलती है जो काफी डरावनी है। प्राचीन समय में निएंडरथॉल्स शांत स्वभाव के होने की बजाय खतरनाक स्किल्ड फाइटर्स थे, जो अपने इलाके की रक्षा करना और उसे महफूज रखना जानते थे। पुराने साक्ष्य बताते हैं कि ये इलाके की रक्षा करने के अलावा ये बड़े बड़े जानवरों का शिकार करना जानते थे। इसका मतलब था कि इनके पास बड़े हथियार थे, जिनके इस्तेमाल से ये खुद की रक्षा भी करते थे। मुश्किल की घड़ी में खुद को बचाने के लिए ये इन हथियारों को होमो सेपियंस पर इस्तेमाल भी करते थे। हमें कई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनके अध्ययन से समझ में आता है कि इन दोनों गुटों के बीच का विवाद केवल आम लड़ाई तक सीमित नहीं था, बल्कि ये एक दूसरे को मारने और नुकसान पहुंचाने के लिए भाले जैसे हथियार से हमला करते थे। उदाहरण के तौर पर इराक में हमें निएंडरथॉल का एक ऐसा कंकाल बरामद होता है जिसमें भाले जैसे शार्प ऑब्जेक्ट से छाती पर हमले के निशान मिलते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये शार्प हथियार कोई लाइटवेट प्रोजेक्टाइल रहा होगा, जिससे आदमी की जान ली जा सके। इसी तरह हमें फ्रांस की गुफा में भी निएंडरथॉल्स के बच्चे का कंकाल मिलता है, जिसके जबड़े को शार्प पत्थर से तोड़ने के सबूत मिलते हैं। वैज्ञानिक अंदाजा लगाते हैं कि होमो सेपियंस ने जरूर इस बच्चे को मारकर उसे अपना भोजन बनाया होगा। इस तरह की क्रूरता बेहद ही खतरनाक थी। इससे पता चलता है कि होमो सेपियंस न केवल निएंडरथॉल्स के इलाके पर कब्जा कर रहे थे, बल्कि उन्हें खा भी रहे थे। ऐसे में ये प्रजाति खुद के लिए विरोध तो कर ही रही थी, लेकिन आखिर में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। होमो सेपियंस और निएंडरथॉल्स के बीच का टकराव 1 लाख सालों तक चला। अगर आप सोच रहे हैं कि इन्हें खत्म होने में इतना समय कैसे लगा, तो आपको बता दें कि लाख मुश्किलों के बाद भी निएंडरथॉल्स के पास कुछ प्रैक्टिकल एडवांटेज थे, जिसकी वजह से वो काफी समय तक खुद को बचा पाए। दरअसल निएंडरथॉल्स अपने इलाके के हर रास्ते और क्षेत्र से वाकिफ थे। वो खुद को खतरों से छिपाना जानते थे। इसके अलावा इस प्रजाति के पास एक बड़ा शरीर था और उनकी आंखें होमो सेपियंस से ज्यादा बड़ी थीं, और इसीलिए वो डार्क लाइटिंग कंडीशंस में भी अच्छे से देख सकते थे। इसके अलावा उनके पास बेहतरीन हथियार थे। कहते हैं कि ये प्रजाति आग जलाना, खाना बनाना और गुफा बनाना भी जानती थी। कुछ साक्ष्य बताते हैं कि निएंडरथॉल्स बुनाई करना भी सीख गए थे। ये खुद को ठंड से बचाने के लिए ब्लैंकेट्स और पोंचो सिलते थे। निएंडरथॉल्स समुद्र से खुद के लिए खाना तलाशने और तैरने का ज्ञान भी रखते थे। देखा जाए तो ये प्रजाति हर चीज में होमो सेपियंस से समृद्ध थी, लेकिन न जाने क्यों एक वक्त के बाद ये तेजी से विलुप्त हो गए। बार बार ये सवाल उठता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आखिर ये प्रजाति गायब कैसे हुई। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद होमो सेपियंस निएंडरथॉल से बेहतर हथियार बनाना जान गए। उनके पास शिकार करने के लिए बेहतरीन एबिलिटी विकसित हो गई, जिसकी वजह से वो तेजी से खत्म हो गए। लेकिन देखा जाए तो ये इसलिए हुआ क्योंकि होमो सेपियंस के मुकाबले निएंडरथॉल्स की संख्या कम थी। एक छोटे इलाके तक सीमित रहने की वजह से ये कई चीजों को एक्सप्लोर करने में पीछे रह गए। 38,000 साल से 70,000 साल के बीच यूरोप में निएंडरथॉल्स फीमेल की संख्या केवल 1500 महिलाओं तक सीमित थी, जिसे धीरे धीरे होमो सेपियंस रिप्लेस करते चले गए। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि निएंडरथॉल्स के खात्मे में बीमारियों और जलवायु परिवर्तन भी एक बड़ी भूमिका रही होगी। ऐसी घटनाओं ने निएंडरथॉल्स की छोटी सी संख्या को जल्दी ही खत्म कर दिया, और इसके बाद पावर में आए आज के आधुनिक इंसान, जिन्होंने धीरे धीरे पूरी धरती पर कब्जा कर लिया।
तो दोस्तों ये थी निएंडरथाल्स के अस्तित्व की कहानी। इससे पता चलता है कि आज के इंसानों की तरह ही कभी इस प्रजाति का राज पूरी धरती पर था, लेकिन वक्त के साथ बाकी प्रजातियों की तरह इन्हें भी विलुप्त होना पड़ा और एवोल्यूशन की रेस में नए इंसानों का धरती पर राज फैल गया। तो दोस्तों आपको ये रिसर्च कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।